अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त रमीज़ मखदूमी वतन न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत डॉक्टर नवाब नासिर अमान साहब है, जो कि डॉक्टर हैं, एंटरप्रेन्योर है। और नवाब साहब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है, जिनकी दिल्ली और पंजाब में सरकार भी है, के कद्दावर नेता है जम्मू कश्मीर से, जो पार्टी के सबसे एमिनेंट चेहरों में से माने जाते हैं। और सेंट्रल शॉल्टिंग जो डिलिमिटेशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी मार्ज वजूद में आई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मैंडेट पे। सर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, सेंट्रल सेंटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी अब नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कैसा फील हो रहा है यहाँ से चुनाव लड़ना? सर बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरा कश्मीर जल रहा है, पूरा कश्मीर परेशानियों में एक 40 साल 50 साल से है। पूरे कश्मीर को वादे दिए गए हैं और धोखे किए गए हैं। जहाँ तक सेंट्रल शॉल्टिंग की बात करें, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास वही अनपढ़ इंसान, रेडे वाला, वही इंसान जिसको अच्छा स्कूल ना मिल सका, वही इंसान जो आज भी तरसता, अगर अल्लाह बचाए रेडे पे जो उसने 200 रुपये कमाए हैं एक दिन में, अगर अल्लाह बचाए कोई घर में बीमार होता है तो यकीन मानिए टेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं, कोई पैसा नहीं उसमें। मुझे ये सवाल है लोगों से, तो आप सेंट्रल शॉल्टिंग में एक मेरे को सेकेंडरी हेल्थ केयर बताइए, एक सेकेंड मुझे सवाल है कि एक मुझे को हायर सेकेंडरी बताइए गवर्नमेंट की। क्या स्कूलों की इंपॉर्टेंस नहीं है? मुझे ये सवाल है सेंट्रल शॉल्टिंग कि 34 कॉलोनीज़ यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कॉलोनी, जिसका पेपर मेरे पास है, मैं पेपर भी आपको दूंगा कॉपी उसकी, कि एमएलए को लिखा गया कि दीज 34 कॉलोनीज हु आर अनरजिस्टर्ड हियर, प्लीज़ गिव अ लिस्ट ऑफ इट। बीइंग एन एमएलए, बीइंग एन लॉ मेकर, विल ट्राई टू री रजिस्टर देम, रिकॉग्नाइज देम, मगर अनफॉर्चुनेटली उसने लिस्ट तक नहीं दिया। मुझे ये सवाल दीजिए, अगर वो कॉलोनीज जो 34 कॉलोनीज है जो अनरजिस्टर्ड है, अगर कल कोई बिहारी यूपी का उसके दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, जितना तू बैठा है मैं भी बैठूंगा, उन बेचारों का क्या होगा? क्या आप इन कॉलोनीज़ को रजिस्टर करेंगे, जो कि एक अहम मसला है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का? सर हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं 100% रजिस्टर करेंगे। सर हम उन लोगों के में से नहीं जो वादा करते हैं। यहाँ पे कम से कम हमारे कश्मीर में 64,000 वैसे लोग हैं जो 500 रुपये पे डिपार्टमेंट में एडॉक बेसिस पे पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। भाई मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट में पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। ये सोच के कोई तो ऐसा दिन आ जाएगा जिस दिन हम इसको परमिट करेंगे। लेकिन हमने जब पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, हमने एक हफ्ते में 34,000 को परमिट किया। सर हमारी SOPs है, हम लोग हैं वो जो मीटर को उखाड़ते हैं, हम लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री देते हैं, हम लोग हैं वो जो पानी फ्री देते हैं, हम लोग हैं वो जो मोहल्ला क्लिनिक। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का बड़ा मसला है, लोग कह रहे हैं कि कमर टूट रही है हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल से, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? सर कैसे करेगा एक रेडे वाला, जिसको बेचारे को 200 रुपये कमाते हैं, उसको अगर 2,000 3,000 की बिल दो, कैसा करेंगे? आज आए हैं डुप्लीकेट चाइनीज़ माल वाले बेचने वाले, आज वो डुप्लीकेट लोग आए हैं जिनने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करेंगे या इतने यूनिट फ्री करें। तो उनसे हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, 40 साल तक तो यहाँ जनरेशन होती थी, हमेशा तो यहीं से जनरेशन हुई इलेक्ट्रिसिटी, आज तक क्यों नहीं सोचा आपने? सर हम जब दिल्ली और पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी फ्री देते हैं तो भाई हम खरीद के फ्री देते हैं। वी डोंट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली, वी डोंट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारा सिस्टम क्या है, इनकी दुकान पे वादे बिकते हैं, इनकी दुकान पे प्रॉमिसेस बिकते हैं, इनकी दुकान पे इमोशंस बिकते हैं, और हमारी दुकान पे हकीकत बिकती है। जो हमने आज से 10 साल पहले हकीकत में पब्लिक के पास गए, बोला कि हम सोशल सिक्योरिटी देंगे। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सर? एक गरीब इंसान जिसको बेसिक चीज़ें यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बेसिक चीज़ यानी स्कूल, जिसको बेसिक चीज़ यानी हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें जब उसको नहीं मिलती हैं तो वो किसी बड़े आदमी के चमचेगिरी के लिए मजबूर हो जाता है, किसी बड़े के आदमी के सामने उसका सर झुक जाता है, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी के लिए उसके लिए मोहताज हो जाता है। जब अगर गवर्नमेंट उसको बेसिक नेसेसिटी सोशल सिक्योरिटी देती है तो वो माहौल में अपने एनवायरनमेंट में सर उठा के बैठता है, नहीं मुझे भी जीने का हक है। हमारा ये मकसद है कि गरीब इंसान भी वही सर उठा के चले और वही उसको उतनी फैसिलिटी मिल जाए जो अमीर आदमी की फैसिलिटी। यहाँ अमीर को अमीर बनाया जाता है और गरीब को गरीब बनाया जाता है। आपका मुकाबला PDP से भी है, अपनी पार्टी के जफ़र साहब से भी है, और कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक कर्रा से भी है, तो ये मुकाबला कितना टफ लग रहा है आपको? सर मैं नहीं जानता हूँ कौन कदावर है कौन के, मेरे ख्याल में कदावर या छोटा सिर्फ यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवाम होती है। अगर यहाँ सेंट्रल शॉल्टिंग में स्कूल अच्छे हैं, डॉक्टर नवाब की ज़रूरत नहीं, आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं। अगर सेंट्रल शॉल्टिंग में मोहल्ला क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, ना डॉक्टर नवाब की ज़रूरत ना आम आदमी पार्टी की ज़रूरत। अगर यहाँ सेंट्रल शॉल्टिंग में रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, हमारा फूड का सिस्टम सब सही है तो डॉक्टर नवाब की ज़रूरत नहीं है। सर इन्होंने तो मिनिस्ट्री भी की है,
तो सब चीज़ किया है, अब ये फिर पैकेज ला के फिर बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों के। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, सर आप अपने मैनिफेस्टो में पहली बार 370 को लिखते हैं 2 सेकंड के लिए, कितना बेचोगे यार उसको, कितनी बार बेचोगे? आप पंचायती का इलेक्शन बोलते हो तो 370, आप बीडीसी का इलेक्शन बोलते हो 370। यार आज हमारा जो सीएम बनेगा रमीज़ भाई, उसकी अवकात इतनी भी नहीं है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर सके। क्या अगर आप ये चीज़ बेचते हो जो आपके लिमिटेशन में नहीं है, क्या ये सही है? हमारी दुकान पे भाई अच्छे स्कूल मिलते हैं, अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं, और हमारी दुकान पे एक मोहल्ला क्लिनिक मिलता है, हमारी दुकान पे राशन कार्ड पे राशन नहीं लेना, आपके घर पे आना। हमारी दुकान पे उस महिला को, जो महिला घर पे बैठी है, जो अपने हस्बैंड से, अपने माँ बाप से रुपया नहीं मांगती है, उस महिला के लिए 2000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं। हमारी दुकान पे क्या है, 5000 का भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयड मिलता है, एक ओल्ड एज। हमारी दुकान पे पिलग्रिमेज मिलती है, हमारी दुकान पे एक मुसलमान को मक्का और मदीना भेजा जाता है। क्या आप कश्मीरी वुमेन के लिए कुछ स्पेशल लाए हैं अपने मैनिफेस्टो में? सर हमारी कश्मीरी वुमेन, हम कश्मीरी बहनों के लिए हम 4 चीज़ें देखने चाहते हैं। एक चीज़ ये कि कश्मीरी वुमेन्स जो भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह हम दिल्ली और पंजाब में फ्री SRTC बस सर्विस देते हैं, हम समझते हैं कि एक हमारी बहन जो अनपढ़ बहन होती, जो कहीं काम करने जाती है, थोड़ा अगर वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाती है, अगर उसको 5000 10,000 पे आती है, उसको तो पे, उसकी पूरी पे जो जाती है ट्रैवलिंग में चली जाती है। तो हम बस सर्विस को दिल्ली में भी करें हैं, यहाँ भी करें, एक तो वो होता है। दूसरा, रात में हमारी बहन बाहर निकलने को तकलीफ़ ना हो जाए, वो डर ना जाए। हमने दिल्ली और पंजाब में इतने सिक्योरिटी कैमरे रखे हैं, इतने सिक्योरिटी कैमरे, पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा एक सिटी जिसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरे वो दिल्ली है सर। हम यहाँ भी सिक्योरिटी कैमरे का जाल बिछाएंगे। तीसरी चीज़, हमें महसूस इस चीज़ का है कि एक अकाउंट में हमारी बहन को, हमारी माँ को कुछ पैसा जाना चाहिए, जिसकी वजह से जिस पैसे से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ कर दें। जैसे हम दिल्ली और पंजाब में 2000 रुपये उनके अकाउंट में डालते हैं, जो अनएम्प्लॉयड वुमेन्स है, वो किसी भी एज की हो, वो करते हैं। और चौथा एंड फाइनल, वो सब बहनें जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं किसी परेशानी की वजह से, आम आदमी पार्टी टेक्स एन इनिशिएटिव टू सेंड देम फॉर द हायर एजुकेशन। आपके लिए कितना बड़ा धचका या पॉजिटिव है अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना, जम्मू कश्मीर इलेक्शन के तनाजुर में अगर बात करें? सर धचका नहीं है, पॉजिटिव है। मोदी जब आम आदमी पार्टी से डरता है, अरविंद केजरीवाल से डरता है, तो पुलिस को आगे करता है, ये हमारा मानना है। ये बताइए, मैं तवाज़ुन करता हूँ, आई विल कंपेयर बिटवीन फारूक अब्दुल्ला एंड हमारे अरविंद केजरीवाल। फारूक अब्दुल्ला को इस इलेक्शन से पहले क्रिकेट स्कैम से क्लीन चिट मिल गया, किसने दिया? मोदी ने दिया। इस पर तो सवाल करिए, आपको अगर इतने साल से क्लीन चिट नहीं मिला, आज को क्लीन चिट मिले। और अगर हमारा एक सीएम जो चुना हुआ सीएम है, जिसने 67 में से 66 सीट लिए, वो सीएम जो ही वॉज एन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सर अगर उसे पैसा ही कमाना था तो वो एक दिन में 10 करोड़ कमा सकता। किसकी बात करते हो? जिस स्कैम में फंसाया हुआ वो रेड्डी जो है, उस रेड्डी ने 200 करोड़ बीजेपी को दिया, ऑन रिकॉर्ड है 200 का। अगर उस रेड्डी की जो कंपनी है वो नुकसान में चलती है, लेकिन बीजेपी को 200 करोड़ ऑन रिकॉर्ड। सर ये जो हिंदुस्तान को एक जगह पे लाना, हिंदुस्तान को मस्जिद और मंदिर से निकाल के एजुकेशन पे लाना, हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की सियासत देना, हिंदुस्तान को एक साफ शफाफ नए लीडर्स देना, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सोच को, ये एक सोच है जिस सोच ने हिंदुस्तान में अपने जमाए हैं पैर, और इस सोच को आप हिंदुस्तान की जड़ों से आप नहीं निकाल पाओगे। सर सेंट्रल शार्टिंग में एक अहम मसला ये भी रहा है कि ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर बहुत यहाँ पे एक एक्टिविटी हुआ करती थी, बड़े एरियाज़ में एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से हो रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पे एंक्रोचमेंट्स भी है, कन्वर्जन भी है। क्या एग्रीकल्चर के मुतालिक आपने कुछ सोचा है? सर हमने ये सोचा है, देखिए हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फ्रूट इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जो 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली क्या किया मोदी ने उधर से सेब मंगाया, इधर से उनको सबको सब्सिडी दिए, और हमारा जो फार्मर था वो इसलिए आज फार्मर अपनी ज़मीन बेच रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं फार्मिंग करूँ तो मुझको मिल ही नहीं रहा कोई। हम क्या करें, हम सब्सिडी पे उनको फिर फार्मिंग तक लाएंगे, और फार्मिंग में उसमें ये बताएंगे कि फार्मिंग इंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, और फार्मिंग में आपको इतनी सब्सिडी दे जाए कि आप अपनी ज़मीन बेचने पे मजबूर ना हो जाएं, और आप जो पेड़ लगाएं उस पेड़ में जो फल मिले, जो भी चीज़ आप उगाएं उसमें इतना फल मिले कि आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर, आप उससे अपना सिर्फ गुजारा ना कर सके, उससे अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी संवार सके।
मेरा आखिरी सवाल यह है कि कश्मीर में बहुत सारे यूथ ड्रग एडिक्शन का शिकार है, ड्रग अब्यूज़ की वजह से ख़ानदान तबाह हो रही है, ज़िंदगियाँ तबाह हो रही है, तो उसके बारे में क्या सोचा है आपने? सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहला सवाल तो ये सोचना पड़ेगा कि इतना फास्ट ग्रोथ हुई क्यों हमारे पास ड्रग एडिक्शन की। सर मैं आई एम यूजुअल, हमारे डॉक्टर मुजफ्फर साहब है, ड्रग एडिक्शन का सेंटर है, आई गो टू दैट प्लेस, और आपको हैरानी हो जाएगी ये सोच के कि ये सिर्फ गरीब इंसान नहीं है, एक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला वैसा इंसान भी है, एक बेचारा रेडी पे काम करना वैसा भी है। इसके दो रीज़न है सर। एक रीज़न मुझे ये लगता है, जब एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो 20 साल 25 साल का हो जाता है, उसने बहुत ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डॉक्टरेट की, जब वो बच्चे को जॉब नहीं मिलता है तो वो एक लगता है, वो ये सोचना शुरू करता है कि मैं पैरासाइट हो गया अपने माँ बाप पे। उसको लगता है कि मैं आज भी निवाला अपने माँ बाप के हाथ का खाता हूँ, माँ बाप मेरा मजदूरी कर रहा है, मैं निवाला खाता हूँ। और जब इस माँ बाप ने इस बच्चे को पढ़ाया तो ये बच्चा पढ़ाने के बाद वो मजदूरी के काबिल भी नहीं रहता है, तो ये बच्चा अपने इन परेशानियों से जूझते हुए ड्रग लेना शुरू करता है। एक तो वो, दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, उस प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ड्रग को उसको इस्तेमाल किया जाता है। हमें इस पर गौर करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, आपका काम नहीं है, मेरा काम, ये हर उस मस्जिद के इमाम का काम है जो जुम्मा को खुतबा देता है कि खुतबे ऐसे होने चाहिए जो हमारे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सर ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम हर दिन हर लम्हा पहली सूरत में काम करेंगे, दोनों सूरतों में काम करेंगे, गवर्नमेंट हो ना हो गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारी कुव्वत को, ये हमारी कश्मीरियत को एक आग की तरह, एक दीमक की तरह चाट रहा है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवाब नासिर अमान साहब, एक फायर ब्रांड वॉइस आम आदमी पार्टी की, एक एमिनेंट डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर और एक इमोशनल वॉइस भी लोगों की।